हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। इसके पहले के हम लोगों ने 48 क्वेश्चन कर लिया था। ये दूसरी वीडियो है रसायन विज्ञान की। इसके पहले के एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। भौतिक विज्ञान के जितने भी प्रीवियस के प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे, सभी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं 49 से प्रश्नों को, और ये आपका केमिस्ट्री से प्रश्न है जिसकी दूसरी वीडियो है। तो यहाँ आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। एस्पार्टम आपका दिया गया है ए में, इसका सही मिलान हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक। फ्रेयान का आपका हो जाएगा प्रशीतक। नियोप्रीन दिया गया है ऑप्शन सी में आपका, इसका हो जाएगा संश्लेषित रबर। एक आपका डी है, डी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ प्रतिहिस्टेमीन। तो बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टेमीन, एस्पर्टेम का कृत्रिम मधुरक, फ्रेयान का प्रशीतक, नियोप्रीन का संश्लेषित रबर। यहाँ से आपका सही मिलान है। ये आपका बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। जितने भी वीडियो आपको मिल रही है लगातार, सभी आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न के हैं। यानी कि कह सकते हैं हम पिछले वर्ष में बीपीएससी द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी का ये इस बुक में जो निचोड़ दिया गया है, साथ में उसको भी हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान का। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो आप सभी लोगों को पता होगा, बीपीएससी ही लेगा। बीपीएससी अभी तक जितने भी प्रश्न पूछा है, ये आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, इसके बाद जीव विज्ञान को करेंगे। तो लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी सी मैराथन टाइप की क्लास आपकी रहेगी। तो वीडियो आपको बड़ी हो सकती है, लेकिन आप उसको एंड तक देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। घटना चक्र के बुक से लगातार हम प्रश्नों को कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 याद रखना है। सीधे तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि H2SO4 जो सूत्र है, ये लिख करके आपसे ये पूछेगा कि ये किसका सूत्र है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं आपको H2SO4 को। तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए, जो आपके बुक में चीज़ें दी गई हैं विस्तार रूप में, उनको भी देख लेते हैं। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो दोनों सूत्र आपको याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। ये बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी सूत्र पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। कई सारी बातें इस फैक्ट्स में आपको मिल गई हैं, तो यहाँ से आपको ये फैक्ट्स याद रखना है। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी 70% होती है। देखिए, यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया कि अम्ल वर्षा होती है, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से अम्ल वर्षा होती है। हमने ऊपर पढ़ा भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ इसमें सल्फर की मात्रा आपकी 70% होती है। देखिए, प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ आपका वो चीज़ें हैं नहीं जो कारण होती हैं अम्ल वर्षा की, जो वर्षा के साथ मिलकर के धरती पे गिरती हैं, इसीलिए यहाँ स्टार लगाया गया है।
देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प होना चाहिए, जो दिया नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपको कोयला, पेट्रोलियम से निकलने वाली जो गैसें हैं, जो वायुमंडल में अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, तो सारी बातें यहाँ पे सत्य हो। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया जाना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ई के रूप में दिया जाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी आपके एग्जाम में पांच ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बीपीएससी इस बार जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, टीचर एग्जाम में, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। ये तो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, कुछ आपको 5 ऑप्शन वाले भी प्रश्न मिले हैं देखने को, कुछ तो आपको 4 ऑप्शन वाले मिले हैं। लेकिन देखिए क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर तैयार करके जाते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी हमने आपको दिखाया भी है कि वही प्रश्न बार बार दोहराता है। शुष्क बर्फ आपको बताना है क्या होती है। शुष्क बर्फ आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके पहले के प्रश्न में पूछा गया बीपीएससी द्वारा, ये 2001 और में पूछा गया, 2000 में पूछा गया, यहाँ पे 1997 और 98 में पूछा गया। तो आप यहाँ प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि यही प्रश्न आपका बार बार बीपीएससी पूछता है। इसीलिए अगर आप टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए, शुष्क बर्फ वो 3 बार पूछा गया। 2002 में पूछा गया, 2001 में पूछा गया, 1994 में पूछा गया, 2004 में भी पूछा गया। तो ये 4 से 5 बार आप देख सकते हैं उसी प्रश्न को पूछा गया है। तो शुष्क बर्फ क्या है, सीधे तौर पे आपसे पूछा गया, कोई भी फेरबदल आपको देखने को यहाँ नहीं मिला है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो CO2 द्वारा चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो इसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो CO2 आपको याद रखना है। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनुजलीय विलयन का सामान्य नाम है। तो यहाँ से सामान्य नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि चूने का पानी, जिसको लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ से एक कम्बिनेशन आपको याद रखना है, CaOH2 प्लस CO2। तो आपका ये मिल करके क्या रिएक्शन देता है, CaCO3 प्लस H2O। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी कि 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं आपको 5 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C, D और E करके। तो इसी तरह आपके एग्जाम में हर एक प्रश्न 5 ऑप्शन के साथ होगा, माइनस मार्किंग होगी। पहला जो आपका एग्जाम होगा उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जो आपका भाषा से संबंधित प्रश्न है और परीक्षा है आपकी, उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, उसमें केवल आपको पास होना है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका मिट्टी, ये सभी आपके मुख्य घटक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, सिलिका मिट्टी,
इसका सूत्र आपको याद रखना है SiO2। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम का सूत्र आपको याद रखना है CaSO4 into 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सीटेट में भी उनका अपेयरिंग है, उनका बीएड या बीटीसी जो भी हो, डीएलएड हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, वो भी उनका अपेयरिंग है। तो उनके लिए कड़ी मेहनत है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो आप जो है दिन रात एक करिए, कैसे भी करिए आप, लेकिन तैयारी को समय दीजिए और अधिक से अधिक जो भी चीज़ें आपके पास हों से आप तैयारी करिए। चाहे आपका स्टेट की जो भी बुक बिहार स्टेट में सरकारी विद्यालयों में लगती है, उनको अगर आपके पास है, उपलब्ध है, तो उनसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चीज़ों को छाँट के पढ़िएगा। जो भी नोट्स आपने बनाए हों उन्हें भी पढ़िएगा। उसके बाद भी आप जो है कुछ चीज़ें यूट्यूब से भी आपको मिलती जा रही हैं, उसे भी देखिएगा। ऐसे करके आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेट होती है। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टर में प्रयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियां के ही उदाहरण हैं। जितने भी विद्यार्थी अपेयरिंग वाले हैं उनको और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो आपका सीटेट या डीएलएड जो भी हो, अगर वो भी अपेयरिंग है तो 2 यहाँ से आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एक मुख्य परीक्षा जो बिहार टीचर के लिए आप देंगे वो भी आपकी, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 एग्ज़ाम आपको पास करने की आवश्यकता है। तो तीनों को आपको अच्छे तरीके से पास कर लेनी है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है? तो हीरा सबसे हार्ड, कठोर कह सकते हैं, सबसे कठोर है। पूछने की प्रकृति को आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे रखा गया है कि प्रश्न में क्या कहा गया है, सबसे सख्त कौन है। तो सबसे हार्ड और सबसे मजबूत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे सख्त आपको दिया गया है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय तृण संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आपका खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु आपका किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं इस बुक में, ये आपकी घटना चक्र बुक है, उसी से सभी प्रश्नों को हम करा रहे हैं। आपके बीपीएससी द्वारा सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ हर एक प्रश्न के नीचे आपको दिया गया है कि कौन सा प्रश्न आपका कब आया हुआ था, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु मिश्रण आपका पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग होती है? तो मेथेन होती है। खाना बनाने में मुख्यतः मेथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है आपसे कई बार, ये क्वेश्चन बनता है। ऊपर के प्रश्नों को हमने किया भी है
वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कि खाना बनाने में मुख्यतः मेथेन गैस का एलपीजी में प्रयोग कौन सा होता है, ये भी हमने पढ़ा है। साथ में मेथेन गैस आपकी तैयार कहाँ से होती है, कहाँ बनती है, तो गोबर कूड़ा कचरा से ये गैस निकलती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कई ऐसी बातें हैं जो आपके बुक में स्टफ फैक्ट्स के रूप में दी गई हैं, सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसमें आपका कोई भी एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। अगर पसंद आए तभी आपको करना है, वीडियो पसंद नहीं आती है तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो सामान्य ताप पर द्रव है आपका पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। एक बातें आपको यहाँ से ये याद रखनी है हमेशा के लिए। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको मिलती हैं कि पारा आपका सामान्य ताप पर द्रव होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर में ताप मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बुखार मापने के लिए आप जो है बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऊर्ध्वपातन लिखा होता है तो आपको ध्यान देना है, सब्लिमेशन हिंदी में लिख करके दे सकता है, क्योंकि जब स्तर को थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है उसी प्रश्न को, तो चीज़ों को ऐसे ही रखा जाता है। तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है हम आपको बार बार कहते हैं। जैसे यहाँ सब्लिमेशन लिखा गया है तो हिंदी में सब्लिमेशन लिख करके दे सकता है आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर, तो इस पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस कपूर में वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और वो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के बारे में। पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड, यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होता है। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, सभी लोगों को इस प्रश्न का जवाब पता होगा। इसमें सैट्रिक अम्ल होता है, इस कारण से नींबू खट्टा होता है। नींबू में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जिसके कारण से यह खट्टा होता है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस होती है, वाहनों से निकलने वाली गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और देना मांगता था इसको, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गैसें दी गई हैं ए बी सी डी सभी आपकी ये वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं। तो यहाँ एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपको दिया नहीं गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में आपका एक से अधिक विकल्प सही होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता या तन्यता सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था, पिचब्लेंड। पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिचब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिचब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिचब्लेंड का ही संशोधन किया था। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा पर जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को दो बार लिखा गया है। तालाब में तैरने से
यहाँ पे ये चीज़ें आपको हटा देनी है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये होता है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्लोरीन की अधिकता के कारण हम कह सकते हैं कि शरीर की त्वचा जल जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण, क्योंकि इसमें पानी में जो है क्लोरीन रहता है, जिसके कारण आपकी त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आपको पता होगा पानी बनेगा हाइड्रोजन के जलाने से। H2O को जलाने से जल का निर्माण होता है, सीधे तौर पे लिखा गया है पानी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2H2 प्लस O2, 2H2O ये आपका मिल करके पानी बनता है। तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो बंध मिल करके आपके सोने को घोला जा सकता है। किसमें? तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1.3 का मिश्रण होता है। अतः इसमें आपका सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण इसमें कोई सा विकल्प सही नहीं है, इसलिए आपका स्टार लगाया गया है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है, सोने का एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1.1:3 का अनुपात मिश्रण होता है इसमें। न तो आपका ऑप्शन में एक्वा रेजिया है, न तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा देखिए, आयोग के द्वारा भी प्रश्नों को जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसका कोई भी आंसर नहीं होता। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी हम कह सकते हैं कि चीज़ों को ऐसे नहीं रखना चाहिए कि कोर्ट कचहरी का मामला सामने आए एग्ज़ाम पीरियड में। ख़ास करके आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन इस तरह आपको देखने को मिले हैं, दो से तीन प्रश्न इसी वीडियो में आपको मिले हैं, जहां पे बीपीएससी द्वारा ही प्रश्न को पूछा गया और उसका जवाब कोई भी सही नहीं है। जो आपके ABCD में ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, उसका कारण आपको बताना है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसी कारण से हाइड्रोक्लोराइड एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। देखिए, अगर अभिक्रिया करता है तो कांच की बोतल में विस्फोट हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु आपको बतानी है जो परत चढ़ जाती है जिसकी, तो हो जाएगी आपका तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। आपके पास अगर तांबे का कोई बर्तन हो, उसको आप रख के देख सकते हैं, उसके ऊपर आपका एक परत चढ़ जाएगी। ये जब भी वायु के संपर्क में वो आएगा बर्तन, तो वस्तु हम कह सकते हैं कि वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जब बनेंगे कि पटीना किसे कहा जाता है, तब आपके एग्ज़ाम के स्तर को आपको लगेगा कि काफ़ी कठिन है, चीज़ें आपको लगेगा कि हमने पहली बार देखी है। तो ऐसे चीज़ों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो ये आपका एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। देखिए, चीज़ें आपको सही लग रही हों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रही हों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं जिनको सब्सक्राइब कर लीजिए। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं। तो LPG द्वारा ये चोक हो जाते हैं।
इसीलिए इसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते। एलपीजी में अधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चूक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक इसमें नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त हो जाता है? तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। हेमेटाइट आपका ये लोहे का एक्स है। हेमेटाइट एक्स लोहे किससे प्राप्ति की होती है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है विरंजक चूर्ण, यही कथन आपका असत्य है। विरंजक चूर्ण एक पीतल धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। इससे जो है क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण एक पीतल धवल चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम कह सकते हैं मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व जिसका 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व आपको पूछा गया है आपसे। तो पहले यहाँ आपकी फैक्ट्स को देखते हैं। 3x पीतल बराबर 1 भाग जस्ता और प्लस 2 भाग तांबा। तो जहाँ आपका दिया गया है 7100 प्लस 2 गुणा 8900 बराबर आपका हो जा रहा है 24900। तो 1 भाग पीतल बराबर 24900 बटे तीसरा भाग, इसी को आप कटा देंगे तो आपका 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण धातु और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही जवाब होता है। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता जो है धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसके पहले के प्रश्न में हम लोगों ने किया था कि इसमें स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाने से बनती है। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संगठक तत्व इस प्रकार है। इसमें आयरन आपका 89.4% मिला होता है, क्रोमियम आपका 10.0%, मैग्नीज आपका 0.35% और कार्बन आपका 0.2% मिला होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। यहाँ से आपका उपयुक्त में से एक से अधिक राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निकेल इसमें आपका 0.8% मिलाया जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टेनलेस स्टील ना दे के धब्बा रहित लोहा दे दे तो आपको एग्जामिनर आपको फंसा सकता है इस तरह। तो जो भी पॉइंटें हैं उसको आपको दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे सीधे तौर पे वही प्रश्न को फिर से पूछा गया बीपीएससी द्वारा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहे और क्रोमियम का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में आपका ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। एक बात आपको यहाँ से ये याद रखनी है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, गामा उदासीन किरणें होती हैं। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको मिल रहा है। अल्फा जो किरण है आपकी ये धनावेशित होती है, बीटा किरण आपकी ऋणावेशित होती है, गामा आपकी उदासीन किरणें होती हैं। तो यहाँ से ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है, सीधे तौर पे आपके एग्जाम में बन सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2, 8, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है। 2, 8 आपका अक्रिय गैस आती है। 2, 8 और 7 हाइड्रोजन क्लोरीन है। 2, ये आपका CO समूह का आबंध क्रम आपको बताना है क्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बतानी है कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर आपको याद रखना है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपको यहाँ से आप 4 मिल जाएगा क्योंकि 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को आपने जोड़ लिया। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकी होता है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार। अगला प्रश्न है एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? 4 इलेक्ट्रॉन हैं X की बाह्यतम कक्षा में, तो आपका हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा XH4। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आपको याद रखना है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 यहाँ से आपको याद होना चाहिए बेंजीन का। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूत्र में C6 और H6। तो C6 का मतलब है आपका 6 कार्बन परमाणु और H6 का मतलब है आपका 6 हाइड्रोजन परमाणु। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध बनते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O है, भारी जल का रासायनिक सूत्र। भारी जल लिखा मिले या भारी पानी मिले आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बार बार समझाने की कोशिश करी है कि चीज़ें आपको ऐसे थोड़ी सी फेरबदल में दिया जाता है एग्जाम के स्तर की कठिनाई को बढ़ाने के लिए। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध आपका उदाहरण है या कह सकते हैं कि दूध आपका कैसा विलयन है। तो यहाँ से आपका बी एंड सी विलयन का है दूध, उदाहरण आपका विलयन का है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो यहाँ से दोनों बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों सही होगा। थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं। कोलायड एक विषमांगी मिश्रण है।
इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलायड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल, इमल्शन, ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण आदि। दूध फेस क्रीम इमल्शन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्शन है जो एक तरह का कोलायड विलयन है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद बताना है आपको, क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं उसकी उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलैसेज अथवा गन्ने एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से, अन्न मतलब कि आप समझ सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के दाने होते हैं भोज्य पदार्थ के, स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज से उपस्थित सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र आपके C6H12O6 है। तो यहाँ से कई चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ऐसे लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में संपूर्णता आने की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर को ही चीनी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। शक्कर के किण्वन से आपका क्या बनता है? यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने की कोशिश कर रहे थे जो आपका ऊपर में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो दी गई हैं वो थोड़ी सी आपको ढूंढनी पड़ेंगी। हमने कोशिश की है, लेकिन आपको याद रखना है कि शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको बताना है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कई बार पूछा गया है, BPSC द्वारा भी पूछा गया है, कई बार अदर एग्जामों में भी बार बार पूछा जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखने की आवश्यकता है। स्टार लगा लीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आने की आवश्यकता कम होती है। अगर आते भी हैं तो 2 से 4 प्रश्न होते हैं, तो उनमें आपको ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व आपको बताने हैं। तो यूरिया में आपका एक कार्बनिक यौगिक है, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 कोष्टक में आपका 2। तो यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन होता है। एमाइड के रूप में उपस्थित, इसमें कार्बन रासायनिक के क्षेत्र में इसमें कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे CHNO। इसको जो है कार्बामाइड भी बोला जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट। तो ये आपका शोधन अभिकर्ता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हमें जिस साबुन का उपयोग हम लोग करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, वह आपका एक अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है। तो ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में तांबा और जस्ता धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पीतल में तांबा जिसको कॉपर कहते हैं एवं जस्ता जिसको जिंक कहा जाता है,
ये धातुएं होती हैं। तो पीतल में तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक इस रूप में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम के समय में कन्फ्यूजन हो सकता है। तीसरे और चौथे समूह की ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ? ये आपका अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ आपका अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ये किरणें मुख्यतः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती हैं। उदासीन आपकी गामा किरण होती है। उसके पहले कि हमने प्रश्न को आपको दिखाया भी था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में थोड़े से फेरबदल में आते हैं, इसीलिए हर एक प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस में पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये बात हमारी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बीपीएससी आपके वही प्रश्नों को बार बार दोहराता है। हवा से जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन गैस की 78.09%। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है। वायु एक है तो एक मिश्रण है वायु, सीधे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तमाम गैसें होती हैं। इस कारण से वायु क्या है आपका मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, इसमें आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन 20.95% होती है, या सीधे तौर पे कह सकते हैं वायुमंडल में 21% आपको ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पे 20.95 दिया गया है, इसलिए ये सीधे आपके एग्जाम में 21% भी आपको लिखा मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रिन मिलाया जाता है उसमें, जो आप मच्छर भगाने के लिए जलाते हैं, चाहे आपका कॉयल हो, अगरबत्ती हो। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। जल की स्थायी कठोरता का कारण आपको बताना है। क्या होता है जल की स्थायी कठोरता, किस कारण से होती है? कठोर पानी वह है जो अपमार्जक यानी कि साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट ये आपके जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये फिर से पूछा जाएगा। जल की स्थायी कठोरता का कारण तो आपको याद रखना है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। 2 से 3 बार हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो भी प्रश्न आप पढ़ें वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें आपको याद रहेंगी 2 से 3 बार पढ़ने से। देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं, आपका मन ना लगे तो आप आकर के यूट्यूब पे जो भी वीडियो आपको पसंद आए, जिस भी चैनल से आपको पढ़ना पसंद आए, वहाँ से आप पढ़ें। फिर जब आपका मन न लगे, आँख में दर्द हो या कोई समस्या हो, फिर से आप बुक में पढ़ें। इसी तरह आप जो है थोड़े से अलग अलग माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। हास्य गैस क्या है? ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो एनेस्थीसिया जो देते हैं इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड मिला होता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड देखिए आपका ये 1995 में पूछा गया बीपीएससी द्वारा। फिर यहाँ पे 2019 में पूछा गया। सेम प्रश्न आपका पूछा गया, कोई फेरबदल आपको देखने को नहीं मिला है। अगर आपको अपने एग्जाम में बेहतर करना है तो आपको बीपीएससी के जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी को आपको एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लेनी है। ये बातें हमारी आपको ध्यान रखनी है, तभी आप एग्ज़ाम को फतेह कर पाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है।
त्वचा कैंसर आपका होता है पराबैंगनी प्रकाश, यहाँ ए का 2 से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। बी का मिलान आपका 3 से हो जाएगा। डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण आपका डेसिबल है। वैश्विक तापन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कारण है। वैश्विक तापन। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ए के साथ सही मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आप इसको। त्वचा कैंसर आपका पराबैंगनी प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण सबको पता होगा डेसिबल के कारण होता है। इसकी मापन, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से करते हैं, सबको पता होगा। वैश्विक तापन का क्या कारण है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वैश्विक तापन जो है बढ़ रहा है, तो इसका मिलान आपका 4 के साथ हो जाएगा। ओजोन छिद्र आपका बच रहा है, इसका मापन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन छिद्र जो कारण है, यानी कि ओजोन छिद्र हो रहा है जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण हम डेसिबल में मापते हैं, वैश्विक तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से 2-3 बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। देखिए, 2 ही वीडियो में हमने बीपीएससी द्वारा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे सभी को करा दिए हैं। यहाँ से हमने साइंस के, भौतिक विज्ञान, उसके बाद लगातार में आपके रसायन विज्ञान के 2 वीडियो में सभी प्रश्नों को जो भी आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न कह सकते हैं, रसायन विज्ञान, इनके सभी प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी वीडियो आपको बड़ी ज़रूर मिलेगी, लेकिन सभी वीडियोज़ आपके 2 से 3 वीडियो में कवर किया गया है। चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान में आपका 2 वीडियो में कवर कर लिया गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। जो भी घटना चक्र की बुक में कंटेंट था आपका, उसी से सभी कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, सभी प्रश्न जो इस बुक में आपको दिया गया है घटना चक्र की, कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।